नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आज हम चर्चा करेंगे जींद की रैली की। जींद की धरती पर बांगर की धरती पर बांगर के शेर कहे जाने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह की रैली की। रैली में क्या रहा, क्योंकि कल भी हमने चर्चा की थी कि रैली में वो क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, और आज रैली हो चुकी है और उसमें बीरेंद्र सिंह से लोगों को क्या उम्मीद थी और जो कितना वो खरा उतरे, उनके भाषण में क्या रहा, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने क्या कहा, उनके क्या मायने हैं, क्या सियासी मायने हैं, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रद्युम्न जोशीला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रद्युम्न जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज जो बांगर की जो धरती है जींद, उसमें शक्ति प्रदर्शन तो ठीक ठाक रहा मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है भीड़ के हिसाब से? मेरे हिसाब से ठीक ठाक से भी ज्यादा बढ़िया रहा। जितनी हम्म। उम्मीदें चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह को थी, उससे काफी ज्यादा संख्या में लोग आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वो समय था 2 अक्टूबर का, जब एक तरफ तो जीरी की फसल में जो किसान लगा हुआ है, कपास की फसल में लगा हुआ है, जहां मजदूर तक नहीं मिल रहे किसानों को उस समय, और ज्यादातर नहीं बल्कि 99% लोग खेती और किसानी से जुड़े हुए ही इस रैली में आए हुए थे। हम्म। दूसरी सबसे बड़ी बात रैली की ये रही कि जब तक चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जय हिंद नहीं बोल दिया आखिरी तक, आखिरी वक्ता लगभग 3:30 बजे उनका भाषण खत्म होता है, तब तक वहां से अधिकतर लोग हिले नहीं, वो वहीं रहे। और एक और जो विशेष बात ये थी कि महिलाओं की बड़ी भारी तादाद बांगर की धरती पर देखने को मिली, जिसमें एक बड़ा योगदान श्रीमती प्रेमलता जी, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं, उनका विशेष योगदान रहा। और बड़ी भारी तादाद में महिलाएं इस रैली में आई। हम्म। सबसे बड़ी बात अगर देखें, पिछले काफी समय से हम और आप दर्शक सभी देख रहे हैं कि अधिकतर रैलियों में रागनी कलाकारों और जो बड़े बड़े स्टार जो होते हैं कलाकार, उनको बुला करके भीड़ जुटाई जाती है, जो हम्म। हमने अभी पीछे भी देखी थी एक रैली में। लेकिन इस रैली में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई बड़ा कलाकार नहीं बुलाया गया। उसके बावजूद इतनी भारी तादाद में लोगों का आना, और कुर्सियां तो छोड़ो, जितने लोग कुर्सियों पर थे उससे ज्यादा बाहर थे, रोडों से हम्म। लेकर के। और जो एकलव्य स्टेडियम था, उस एकलव्य स्टेडियम के जो बैठने की जगह थी, जहां खिलाड़ी बैठते हैं, दर्शक बैठते हैं, वो भी तमाम खचाखच भरा हुआ था। भीड़ के लिहाज से सिंगल पर्सन की रैली में इस रैली को 100/100 नंबर दिए जाएंगे। मतलब ये कहें कि दाने बचे हुए हैं अभी बीरेंद्र सिंह में। जी बिल्कुल, आज ये क्लियर हो गया कि बांगर का जो बूढ़ा शेर है वो अभी जवान है। और उस हाँ। शेर की जो हुंकार सुनने के लिए लोग आए हुए थे, वो निश्चित रूप से किसी और को सुनने के लिए नहीं आए थे, ना कोई बड़ा चेहरा रैली में था, सिर्फ वो हम्म। चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात सुनने के लिए आए थे, और जिसको उन्होंने तो आखिरी शब्द तक सुना। जी, प्रद्युम्न जी, इसमें 2 चीज़ों के मैं बीच में बहुत कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट थे, चाहे वो देवेंद्र शर्मा हो और तमाम लोग थे। लेकिन मैं 2 भाषणों की इसमें चर्चा करना चाहूँगा। एक बृजेंद्र सिंह जो बीजेपी के हिसार से सांसद हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। उनका भाषण हुआ, उन्होंने बड़ी मार्मिक सी अपील कर दी कि कहीं आप मेरा भविष्य और कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, गलत रहेगा, उसको मत देखना, आप फैसला ले लेना। तो उसको किस तरीके जी, से देखते हैं, उस अपील को? एक तो अपील से पहले मैं एक बात बताऊं, इस रैली में चौधरी बीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी भी उपस्थित थी। खुद हुँ। बृजेंद्र सिंह की पत्नी और बृजेंद्र सिंह का लड़का दोनों रैली में मुख्य मंच पर मौजूद थे। और बृजेंद्र सिंह ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि पिताजी, आपने 52 साल राजनीति कर ली, अब जरूरी नहीं है कि हम सारी उम्र राजनीति ही करें। आपको जो भी फैसला लेना है, आप मेरा भविष्य मत देखिए, आपके दिल में जो चीज है वो आप करिए। इसका एक तो तात्पर्य ये है कि आज भी बेशक उनका बेटा सांसद है, लेकिन परिवार में जो फाइनल अथॉरिटी है वो आज भी चौधरी बीरेंद्र सिंह है। जो हुँ। फैसला चौधरी बीरेंद्र सिंह लेंगे, वो प्रेमलता भी और बृजेंद्र सिंह भी मानेंगे। क्योंकि हुँ। आज की ये कड़वी सच्चाई आज की राजनीति की ये है कि बहुत से बाप बेटे भी अलग अलग पार्टियों में हैं, पति पत्नी भी अलग अलग पार्टियों में हैं,
लेकिन कम से कम यहाँ ये तो क्लियर है कि एक परिवार के 3 लोग राजनीति में हैं और तीनों एक झंडे और एक आदमी के नीचे काम करने के लिए तैयार हैं, 5 साल सांसद रहने के बावजूद भी। दूसरा, बृजेंद्र सिंह ने यह भी क्लियर कर दिया कि वो भविष्य में भी राजनीति चौधरी बीरेंद्र सिंह की छत्र छाया में ही करेंगे, जैसा वो पिछले 4.5 साल से कर रहे हैं। वो जब एमपी बने, ठीक है, मोदी लहर एक अलग बात है, लेकिन वो आज भी उनकी अगर कहीं कोई पहचान है तो वो बेशक वो आईएएस रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान इस चीज से है कि वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा जो आज से लगभग 1 साल पहले बृजेंद्र सिंह जी ने मुझे बताई थी, और बड़ी रोचक बात यह है कि जब संसद के सेंट्रल हॉल में ये तमाम सांसद बैठते हैं और कुछ एक चुनिंदा आईएएस सांसद भी हैं जो बीजेपी से चुन करके गए हुए हैं, तो बृजेंद्र सिंह जी ये बताते हैं कि फला, जब परिचय आपस में होता है कि ये फला आईएएस है, ये फला आईएएस है, और जब मेरी बारी आती है तो मुझे सब ये कहते हैं कि ये चौधरी बीरेंद्र सिंह का लड़का है। वहां कोई बोला मुझे आईएएस की संज्ञा नहीं देता, ना मुझे संसद में कोई आईएएस के नाम से जानता है। तो उन्होंने एक बार फिर से उस चीज पर मोहर लगा दी कि आज भी बृजेंद्र सिंह बेशक 4.5 साल से सांसद हैं, लेकिन वो आज भी चौधरी बीरेंद्र सिंह की छत्र छाया में ही राजनीति करेंगे। प्रद्युम्न जी, इस सवाल को थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि वो याद तो नहीं दिला रहे थे कि देखिए मेरा भी भविष्य है, कहीं देख दाख के फैसला लेना, इसका ये भाव तो नहीं था? नहीं, आपकी बात भी ठीक है। हर जो भी कोई बात नेता बात कहता है, राजनीतिक आदमी अगर सांस लेता है तो उसका भी एक भावार्थ होता है और उसके पीछे उसका स्वार्थ भी होता है। तो यहाँ बृजेंद्र सिंह का अगर दूसरे एंगल से देखें तो ये भी निश्चित रूप से, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय राजनीति करने की, क्योंकि नौकरी वो छोड़ करके आ चुके हैं। अब राजनीति के इतने वो घुस चुके हैं इस राजनीति में, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते, और हिसार के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास सोनीपत एक ऑप्शन हुआ करता किसी समय, लेकिन आज उनको केवल हिसार से राजनीति अपनी करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हो, दूसरे एंगल से ये बात भी हो सकती है कि वो अपनी भी याद दिला रहे हो। और पिताजी, मैं भी खड़ा हूँ लाइन में, कहीं ऐसा ना हो आप तो फैसला ले लें, इलाज मेरा बन जाए। खैर, अभी जो जी, तो हम बात करेंगे बीरेंद्र सिंह के भाषण की। उन्होंने लगभग 35 मिनट के आसपास का भाषण दिया। पहली जो 20 मिनट निकली तो उसमें बड़े जो एक ज्ञान की बातें होती है ना, कहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, समस्या है गरीब की, मजदूर की, किसान की, युवा बेरोजगारों की, किस तरीके से काम होना चाहिए, काम ठीक नहीं हो रहा है, हम भले ही तीसरी शक्ति बन जाए लेकिन उसका क्या करना जब तक रोजगार नहीं होंगे, तमाम बातें लगी। लेकिन जो 10 मिनट थी, और 10 मिनट से पहले के भाषण में एक और बात कही बीरेंद्र सिंह ने कि वो इस रैली में बिना झंडा बिना डंडा इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इस पर हम किसी को ना तो हम क्रिटिसाइज करेंगे, ना किसी के हम कसीदे पढ़ेंगे। लेकिन जो पिछली 10 मिनट थी उसमें उन्होंने दोनों ही काम किए। उन्होंने जेजेपी को बड़ा कोसा और टीस नजर आई कि बीजेपी से बड़ा खतरा है उनको, और उसका इलाज बाहर निकले तो तब उनका ठीक ठाक लगे। जो 10 मिनट का जो भाषण था आपने भी सुना, तो उसका क्या निकलता है तात्पर्य, क्या माने कि क्या कहना चाह रहे हैं कि वो डर गए, वहां पे खतरा नजर आ रहा है उनको हिसार में या फिर उचाना सीट पर? चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस रैली को एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया था और पिछले काफी समय से वो इसको गैर राजनीतिक तौर पर ही इसका प्रचार और प्रसार कर रहे थे। लेकिन हमने जो कल भी बात की थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कितनी भीड़ आती है, वो भीड़ क्या वहां बातें करती है, उस पर ही वो सब कुछ बोलेंगे। और राजनीतिक आदमी अगर राजनीति की बात नहीं करेगा, वो केवल ज्ञानवर्धक जो हम किताबों और कहानियों में पढ़ते हैं वो बातें करेगा, तो निश्चित रूप से वो अपनी जनता के साथ जो है बेईमानी करेगा। वहां मैं खुद मौजूद था अनुज जी, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह बोल रहे थे तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि आज ये किसी भी तरह से बीजेपी छोड़ दें। जब वो ज्ञान की बातें बार बार बता रहे थे तो भी लोग नारेबाजी कर रहे थे। वो बार बार ये लोग, जनता ये नारे लगा रही थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप कोई फैसला लो। तब जाकर के आखिरी जो 10 मिनट थी उसमें जो उनकी एक आदत है, जैसा उन्होंने कहा भी कि मेरे डीएनए में है,
जो मेरे दिल और दिमाग में आता है वो मैं मुंह से बोल देता हूं। तो लास्ट के 10 मिनट में वो बोलना उनकी मजबूरी बन गई थी। हालांकि बहुत से लोग उन्होंने जो भाषण दिया उससे संतुष्ट भी नहीं रहे, क्योंकि लोगों के जितने लोग उस रैली स्थल पर आए हुए थे उनमें से 90% का ये दबाव था कि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी को तिलांजलि दे दें। आपको और दर्शकों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह अक्सर कोई भी राजनीतिक फैसला करते हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में करते हैं। 2014 में उनके ऊपर लगभग 90-95% जो उनके समर्थक थे उनका ये दबाव था कि आप किसी भी तरह से कांग्रेस को छोड़ो और आप बीजेपी में चले जाओ। तब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। आज ठीक 9 साल बाद उनके सामने फिर वही सेम पोजीशन आ गई। आज इतना दबाव था उनके ऊपर, जब वो बोल रहे थे तो लोग नीचे से आवाज लगा रहे थे कि घोषणा कर दे चौधरी साहब बीजेपी छोड़ दे, और वो उनको सुनाई भी दे रही थी बातें। मंच से ब्रजेंद्र सिंह भी उनकी तरफ निहार रहे थे, उनकी धर्मपत्नी भी देख रही थी। लेकिन आज उनकी टाइमिंग सही नहीं थी। इतना जल्दी अगर वो फैसला ले लेते तो हो सकता अभी 5 राज्यों में चुनाव है, क्या पता उठ किस करवट बैठे। लेकिन जो उनका भाषण था आखिरी के 10 मिनट में, मैं उसमें एक चीज जरूर मानता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई एहसान फरामोश राजनेता तो दिखाई दिए नहीं आज के भाषण से। उन्होंने मंच पर जिन लोगों ने उनका संघर्ष के दौर पे साथ दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, दोनों की उन्होंने मंच से तारीफ की। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया, और जिसकी जो कमियां थी वो भी उन्होंने उसमें गिनाने का काम किया। निश्चित रूप से जिसने भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का फायदा किया है उनका उसने जो है एहसान उतारने का काम किया है, सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करके। लेकिन मेरा इतना जरूर मानना है कि जिस तरह से जिस टोन में उन्होंने जेजेपी की बात की, उसकी बजाय अगर वो जेजेपी के कुछ कारनामे पब्लिक में गिनाते, कुछ बातें उनके बारे में बताते तो और ज्यादा बेटर रहता लोगों को समझने और समझाने में। लेकिन आधा अधूरा सा रह गया। उन्होंने टीज तो नजर आई कि इनके बिना वो छोड़ देंगे अगर यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक चीज इसका जो कांग्रेस मजबूरी भी कह सकते हैं, वो टीज की बजाय ज्यादा मजबूरी है। जी कांग्रेस की जो तारीफ की उन्होंने, राजीव गांधी की बात की, और जिस तरीके से वो किस्सा भी सुनाया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, और उसके बाद वो फिर मुंह कर गए यहाँ पर बीजेपी की तरफ। बीजेपी के साथ उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाए जो बीजेपी जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ये जो बीजेपी बनी है हरियाणा में खास तौर पर, तो वो कांग्रेस के उन लोगों का योगदान भी है उसमें। और साथ साथ एहसान के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो जेजेपी के साथ चलते हैं तो वो छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर जेजेपी वाले जिद क्यों पकड़े हुए हैं? अगर कोई कद्दावर नेता है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि इतने दिन खुद कह रहे हैं कि 42 साल की राजनीति, और अभी तो अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बात करें या जेजेपी की बात करें या दुष्यंत चौटाला की खुद की बात करें, तो उनके आगे वो बहुत बच्चे हैं अनुभव के आधार पर। तो उनसे इतना डर क्यों लग रहा है उनको? सिर्फ उनमें डर का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनकी धर्मपत्नी लगभग 50,000 वोटों से चुनाव हार चुकी है, और जिन 2 सीटों पर चौधरी वीरेंद्र सिंह क्लेम करते हैं, हिसार लोकसभा और उचाना विधानसभा, उन्हीं दोनों सीटों पर जेजेपी का क्लेम है। निश्चित रूप से हिसार लोकसभा में तो हम मान सकते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह को क्या पता बीजेपी दे भी दे, लेकिन समझौते में उचाना की सीट तो जेजेपी के खाते में जाएगी, क्योंकि उनका सिटिंग विधायक 50,000 वोटों से जीत रहा है। अगर उचाना चौधरी वीरेंद्र सिंह के हाथ से निकल गया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, सीधी और साफ स्पष्ट बात है। क्योंकि हिसार लोकसभा से पहले उनके लिए उचाना सबसे जरूरी है, और वो उचाना पीछे भी हमने देखा होगा, प्रेमलता जी ने भी एक बात कही कि हर हालात में हम उचाना से चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमें निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े। और वही टीस आज चौधरी वीरेंद्र सिंह के दिमाग में थी। और असली जो टीस है, बल्कि मेरा तो निजी रूप से ये मानना है कि उनको इस तरह से जेजेपी पर टारगेट नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया। वो जेजेपी के द्वारा किए गए जो जिस भ्रष्टाचार का वो जिक्र कर रहे थे उसको उजागर करते कम से कम, तो हम मानते। उन्होंने तो बिल्कुल कंडीशन लगा दी कि जेजेपी के साथ अगर समझौता होगा तो मैं बीजेपी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, बीजेपी छोड़ देंगे।
सबसे बड़ी बात सिर्फ यही है कि जिस जींद की बांगर के इलाके में चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति चलती है, हिसार और जींद में उन्हीं दोनों जगहों पर जेजेपी का होल्ड है। ये सबसे बड़ी समस्या है बीरेंद्र सिंह के लिए। अगर जेजेपी को जितनी ज्यादा वेटेज बीजेपी देगी, बीरेंद्र सिंह की राजनीति उतनी धूमिल होती जाएगी। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि कई और नेता हैं जिनकी को राजनीतिक खतरा है जेजेपी से, लेकिन सबसे बड़ा खतरा चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को है, और वही सबसे ज्यादा उनकी खिलाफत कर रहे हैं आज के दिन। तो कुल मिला के जी। जो छोड़ने वाला जो उम्मीद थी, जो आपने बताया कि जो भीड़ में से जब वो भाषण दे रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अनाउंसमेंट करें छोड़ने की, तो जी। छोड़ क्यों नहीं देते? ये विकल्प नजर नहीं आ रहा उनको क्या? कांग्रेस में दरवाजे बंद हैं और इनेलो है, चाहे आम आदमी पार्टी है, तो जो हरियाणा की अगर स्थिति देखें तो विकल्प नहीं है सामने, इसलिए ये लेट लतीफी कर रहे हैं, या फिर कुछ और वजह आप समझते हैं कि और कुछ वजह होगी चौधरी बीरेंद्र सिंह की इस लेट लतीफी में, जो फैसले में जो दिखाई दे रही है? उनके उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस आला कमान में तो आज भी उनकी ठीक है, श्रीमती सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ ठीक ठाक संबंध हैं, लेकिन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका वो बाकायदा कई बार जिक्र भी करते हैं कि जब मुझे मंत्री, आज भी उन्होंने रैली में जिक्र किया कि मुझे जब मंत्री पद मिल रहा था, राष्ट्रपति भवन से मुझे लेटर आ गया था, उसके बावजूद 4 घंटे पहले मुझे ये कहा गया कि सॉरी चौधरी बीरेंद्र सिंह, आपको आगे देखेंगे। तो आज भी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे बड़े, बेशक बीरेंद्र सिंह उनसे पुराने नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उनसे बड़ा कद आज भी है। और उनका सबसे बड़ा भय इसलिए है कि जाट राजनीति के एक चेहरे चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, और जाटी राजनीति के चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और वो उनसे बड़े हैं। तो लिहाजा कांग्रेस में उनको अगर काम करना होगा तो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी तो कहीं नजदीक आज के दिन तो दिखाई दे नहीं रही। उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या एसआर के गुट के साथ काम करना पड़ेगा, और अगर उनको किसी के नीचे ही काम करना तो फिर वो बीजेपी में ही कर लेंगे। कम से कम बीजेपी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया, बेटे को सांसद बनाया, धर्मपत्नी को विधायक बनाया। आज वो सही मायने में बीजेपी, इसमें आज की रैली के भी दो अलग अलग तात्पर्य हो सकते हैं। एक तात्पर्य तो ये हो सकता है कि वो एक बड़े चेहरे के रूप में आज उभर करके आ गए, आज उनको भी अपनी ताकत का पता चल गया कि 5 साल बाद मेरी कितनी ताकत अभी बाकी है। हो सकता है बीजेपी इस दबाव में उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे, और उस एडजस्ट में उनको फायदा हो जाए राजनीतिक रूप से। दूसरा, अगर वो किसी और पार्टी में जाने की भी सोचे, चाहे वो कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी की भी पीछे चर्चाएं थी, तो वहां भी उनको मान और सम्मान मिल सके। सबसे बड़ी लड़ाई आज मैं जो समझ पा रहा हूं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने की नहीं दिखाई दे रही। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई हिसार लोकसभा और उचाना को बचाने की है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं बचेंगे तो वो राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फैसला वो इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है। उन 5 राज्यों में क्या रिजल्ट रहता है, उस पर सारी राजनीति वो अपनी आगे भविष्य की तय करेंगे। उससे पहले कोई डिसीजन लेने की आज की पोजीशन में वो दिखाई नहीं दे रही। तो कुल मिला के चक्रव्यूह में तो हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनको अभी विकल्प खुले नहीं है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आम आदमी पार्टी में अभी कहीं बात चली नहीं। इनेलो भी हाशिए पर खुद है, तो वो किस तरीके से आगे सरवाइव करेंगे, क्योंकि वहां भी जाट राजनीति है, जो चौटाला परिवार हो चाहे बीरेंद्र सिंह परिवार हो। तो कुल मिलाकर बीजेपी उनकी मजबूरी हो गया है, ऐसा लगता है आपको? वो हाशिए पर भी हैं और दुविधा में भी हैं। और दुविधा ऐसी है कि बिल्कुल दो राहें पर वो खड़े हैं, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। बीजेपी छोड़ दे तो विकल्प नहीं है, जाए कहां। बीजेपी में रह जाए तो उचाना से जीतने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। आज मेरी वहां बहुत से लोगों से बात हुई, उन सभी का एक ही कहना था कि अगर चौधरी साहब या उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ता है तो उचाना से जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद देश और प्रदेश की राजनीति में और विशेषकर जाट नेताओं की राजनीति में बड़ा भारी फर्क पड़ा है। आज अगर आप उनके भाषण का भी कंक्लूजन देखें तो उन्होंने किसानों के ऊपर और किसान आंदोलन के ऊपर बड़ा फोकस रखा। उन्होंने यहां तक कहा कि देश के जो जिस कैबिनेट में वो मंत्री रहे
और उन्होंने 2-2 हजार रुपए की जो स्कीम किसानों के लिए दी थी, 6,000 रुपए वार्षिक, उस पर भी उन्होंने बड़े कटाक्ष किए और सीधे शब्दों में कहा कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हमें अपना हक चाहिए। तो निश्चित रूप से वो पजल टाइप में, जिसको हम बोलते हैं ना कि दुविधा है, वो दुविधा में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, और कोई रास्ता आज के दिन उनको दिखाई नहीं दे रहा। और इतनी भीड़ जो आई, जिसकी उम्मीद से ज्यादा भीड़ आई, अब वो और ज्यादा फंस गए हैं डिसीजन लेने में। और मैं एक चीज और बताऊं अनुज जी, अगर उन्होंने महीने 2 महीने में कोई फैसला ले लिया तो ठीक है, अगर जितना आज के दिन वो लेट करेंगे उतने उनके समर्थक उनसे जो है नाराज होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज की ये भीड़, इस भीड़ ने एक चीज और दर्शा दी कि हरियाणा का जो किसान वर्ग है वो आज भी बीजेपी से दुखी है। अगर इसी रैली में चौधरी बीरेंद्र सिंह किसी बीजेपी के बड़े नेता को बुलाते, चाहे वो कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता ही क्यों ना होता, तो भी इतनी भीड़ नहीं होनी थी। ये लोग सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह के फैसला सुनने के लिए आए थे। ये इसलिए आए थे कि आज चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ेंगे। अब वो जाएंगे किस दल में, क्या करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को छोड़ेंगे ये सबके मन में था। लेकिन उनकी तो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। जी बिल्कुल, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने एक हिंट जरूर दिया कि मुझे ऐसा लग रहा निजी रूप से कि महीने 2 महीने में वो कांग्रेस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के संकेत तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक बड़ी बात बोली है, जो राजनीतिक बात है, कि मैं उस दल में जाऊंगा जहां किसान के अधिकारों की, किसान के भले की बात होगी। और अगर बीजेपी में किसान के भले की बात होती तो लगभग 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन नहीं होता। तो उन्होंने इशारा तो कर दिया, लेकिन क्लियर नहीं किया, इशारों में कर गए वो। जी हालांकि उनका डीएनए नहीं है इशारों का, लेकिन आज तो इशारों में बात कर गए वो। हाँ, वो स्पष्ट नहीं कर पाए बात जी। और वो कुल मिला के हम उनकी टाइमिंग गलत थी रैली की। अगर यही रैली वो फरवरी में करते तो निश्चित रूप से वो फैसला लेने में कामयाब भी रहते। आज इस दोराहे पर देश और प्रदेश की राजनीति है कि जितने बड़े नेता हैं वो कोई फैसला लेने में आज के दिन सक्षम नहीं है। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात जो कही, जैसा आपने भी जिक्र किया, जिन राव इंद्रजीत चौधरी, धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक और कृष्णलाल पंवार जैसे नेताओं का जिक्र करके उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि वो जो नेता है उनको भी थोड़ी थोड़ी राजनीतिक रूप से, जिसको हम कहें कि उकासने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने उनको भी ये कहा है कि आप भी, आपकी वजह से बीजेपी सत्ता में है, आप भी सो मत, थोड़े थोड़े जागो। तो वही है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि उनका जो ब्रिजेंद्र का जो भाषण था वो कानों में गूंज रहा होगा उनको फैसला लेने में, कहीं न भविष्य की बात है तो, क्योंकि 42 साल का काफी बड़ा सफर होता है, आदमी संतुष्ट भी हो सकता है अगर बेटा आगे बढ़े तो। 52 साल का, 42 साल का उनका कांग्रेस में और 10 साल का बीजेपी में। हाँ, 52 साल का अगर अनुभव है तो काफी हो जाता है, लेकिन बेटे का जो भविष्य का है उसलिए वो शायद वो अटके हुए हैं इस फैसले को लेकर। लेकिन जो रैली के बाद जो माहौल था, आप तो वहां थे, तो लोगों में क्या बातचीत थी, जो उसमें क्या बातचीत कर रहे थे लोग, किस तरह की चर्चाएं थी? देखो, रैली खत्म होने के बाद भी चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह जब नीचे उतरे स्टेज से, तब भी लोगों ने उनको ये कहा, और देसी भाषा में, क्योंकि वो जो बांगर का एरिया है वो बिल्कुल देहाती बेल्ट है, लोगों ने ये कहा कि चौधरी साहब घबराओ मत, अगर आपने बीजेपी को लात मारनी है, बीजेपी छोड़नी तो छोड़ दो, हम आपके साथ हैं, आप जो फैसला लोगे हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह और उनका पूरा परिवार रैली में आई हुई भीड़ से इतना उत्साहित था कि मानो ब्रिजेंद्र सिंह कैबिनेट में मंत्री बन गया हो, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज थी बहुत से लोगों के कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अब चला हुआ कारतूस हो चुका है, वो राजनीतिक रूप से जो है फेलियर होते जा रहे हैं। लेकिन इस रैली ने ये स्पष्ट कर दिया कि बांगर का शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, अभी वह आखिरी दाड़ मारने के लिए प्रयास में है। अभी कोई अभय सिंह चौटाला का जो बयान आया, एक थर्ड फ्रंट भी बन सकता है क्या? इस तरीके की उम्मीदें लगा सकते हैं कि हरियाणा में ऐसा भी हो जाए कि कांग्रेस घास ना डाले चौधरी बीरेंद्र सिंह को, तो एक पार्टी के तौर पर या वो आए और
साथ में चाहे वो इंडिया में शामिल नहीं होंगे तो जो इनेलो है तो उनके साथ गठबंधन, और फिर एक और पार्टी बचती है बसपा, बहुजन समाज जी पार्टी, तो उनका भी जी गठबंधन होकर थर्ड फ्रंट हरियाणा में देखने को मिल सकता है। जी, देखो इसमें भी सच्चाई है और पिछले लगभग 1.5 साल से अभय सिंह चौटाला इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह उनके साथ आ जाए। 25 हम्म मार्च 2022 को जब चौधरी बीरेंद्र सिंह की जन्म दिवस पर जो उनका 50 साल का राजनीतिक कैरियर था, उसके ऊपर जो उचाणा में कार्यक्रम था, वहां भी अभय सिंह चौटाला ने बड़ी बेबाकी से सार्वजनिक रूप से एक बात कही कि हम चौधरी हम्म बीरेंद्र सिंह जो रास्ता दिखाएंगे उस पर चलने के लिए तैयार हैं। आज भी हम्म उन्होंने ये बात कही है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और हम इकट्ठे होकर के थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। और जी जी। रैली स्थल में मंच पर इनेलो के नेता भी उपस्थित रहे, हम्म जिससे ऐसा लग रहा है कि दोनों की मजबूरी है। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों से तारतम्य नहीं खाता, दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही नेताओं का, तो निश्चित रूप से थर्ड फ्रंट बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ना हम्म केवल बीएसपी बल्कि हरियाणा प्रदेश की कुछ और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी इनके हम्म साथ आ सकती हैं। और जी। आने के तो बाद इसका इतना तो निश्चित है, अगर ये थर्ड फ्रंट बन जाता है तो उचाणा हम्म से बीरेंद्र सिंह की जीत आसान हो जाएगी। हम्म तो आज की रैली जी में तो ये कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ निकली जेजेपी। जी बिल्कुल, ये तो मैंने वहां भी बहुत से, जब मेरे से नेताओं ने पूछा तो यही बात कही कि खोदा पहाड़ और निकली जेजेपी। एक और खास बात बताऊं, कल जो हम्म हम बात कर रहे थे कि चौधरी हम्म, बीरेंद्र सिंह किसको अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, हाँ उन्होंने वो भी इसका भी जिक्र किया। अपनी जो बात थी उसका भी वहां बार बार जिक्र किया कि कुछ साथी ये कह रहे हैं कि चौधरी हाँ, बीरेंद्र सिंह किसको अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। उन्होंने तो उस आज पर भी जो स्पष्टीकरण अपनी, दे दिया। जी बिल्कुल, अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो उन्होंने दी उस चीज पर। और हम्म उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं किसको आवाज सुनाना चाहता हूं और क्यों सुनाना चाहता हूं। हम्म तो कुल जी मिलाकर आज की जो रैली में ये रहा कि कंफ्यूजन है, कहीं ना कुछ पक भी रहा हो, क्योंकि राजनेता सीधे तौर पर कुछ करते कुछ हैं, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, प्लानिंग कुछ चल रही आज होती है, लेकिन एक आज एक हिस्सा। की एक बात और जी। मैं बताना चाहूंगा, लोग इतने उत्सुक थे चौधरी बीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने की बात सुनने के लिए, जब हम्म क्योंकि राजनीतिक आदमी, जैसा मैंने अभी बताया कि सांस लेता है तो उसके भी एक मायने होते हैं। चौधरी हम्म बीरेंद्र सिंह ने एक बात कही कि जब मैंने नरेंद्र मोदी से बात की बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो उससे पहले मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलके आया, हम्म जिसको लोगों ने इस तरह से समझा कि आज मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलके आया, हम्म और वो बड़े उत्साहित दिखाई दिए। और बहुत से उनके जो कार्यकर्ता, जो समर्थक थे नेता टाइप में, वो भी लोगों को इस तरह से कंफ्यूज कर रहे थे कि आज चौधरी बीरेंद्र सिंह सोनिया गांधी से हम्म मिलकर के आए हैं। जब हम्म उन्होंने ये बात कही तो लोगों की तालियां और किलकी, और इस तरह से उन्होंने स्वागत किया चौधरी बीरेंद्र सिंह का कि मानो आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं सही मायनों में। हम्म तो अभी तो जो फैसले की अगर बात करें, आज की जो रैली थी शक्ति प्रदर्शन था, और जो दबाव बनाने की कोशिश की थी भीड़ के तौर पर, जी वो इस पर 100 का 100 खरे उतरे हैं, लेकिन दबाव कितना बीजेपी पर होगा या जेजेपी पे होगा या फिर उनके ऊपर आ जाएगा, ये उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। 2-3 महीने का इंतजार तो कम से कम करना पड़ेगा कि चौधरी बीरेंद्र जी सिंह का अगला कदम क्या होगा। प्रद्युमन जी, जी आपने पूरी तफसील से बताया रैली के बारे में और तमाम पहलुओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।